वेलकम यू ऑल। सो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुछ एस्पायरेंट्स को 4 to 5 इयर्स लग जाती हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है। एंड कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं जो आते हैं एंड सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। तो जो 4 to 5 ईयर वाले एस्पायरेंट्स हैं वो ऐसा क्या कर देते हैं कि उनका सिलेक्शन बार बार रुक जाता है। ठीक है, अगर आप एक बिगनर हो तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज इनिशियली तो आप बहुत एनर्जी के साथ, बहुत हार्डवर्क के साथ प्रिपरेशन करोगे, बट कुछ टाइम बाद जब आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, तब आपका दिमाग खराब होगा। तब आप सोचोगे कि क्या नहीं करना चाहिए था मुझे। बिकॉज क्या करना चाहिए, हमारी प्रिपरेशन में हमें क्या क्या करना चाहिए ये पता होना जरूरी है, बट क्या नहीं करना चाहिए ये भी पता होना जरूरी है। बिकॉज जो हम कर रहे हैं एंड जो बिल्कुल भी खराब है उससे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखो एंड अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेके जाओ। बिकॉज हार्डवर्क तो सभी कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी हो जाता है कौन किस डायरेक्शन में हार्डवर्क कर रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं। देखो, जब आप डिसाइड करते हो ना कि आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, तो आप सब्जेक्ट देखते हो कि इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है एंड जीएस है। तो देखो, अगर हम मैथ्स की ही बात कर लें तो मैथ्स की, तो हमने किया कि मैथ्स देखा और हम पढ़ने लग गए। आपने एग्जाम पैटर्न को समझा ही नहीं, तो आप एमलेसली मेहनत कर रहे हो। राइट, आपका कोई गोल ही नहीं है। आपने कहा मैथ्स पढ़ना है, चलो मैथ्स पढ़ते हैं, बट ये भी तो जानो कि किस तरीके का मैथ्स आ रहा है, क्या एग्जाम पैटर्न है। देखो, एसएससी एंड बैंकिंग दोनों में ही मैथ्स आता है। ओके, एसएससी में भी आता है एंड बैंकिंग में भी आता है, बट अगर आप देखोगे तो वेरिएशंस मिल जाएंगी। एसएससी में प्री में ही सारे टॉपिक्स आपसे पूछे जा रहे हैं, है ना, आपसे सारे टॉपिक, सब तो एडवांस के भी थोड़े बहुत टॉपिक आ जाते हैं। बट अगर बैंकिंग की बात करें तो प्री में ज्यादातर आपको सिंप्लीफिकेशन मिलेगा। अगर आपने सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, प्लस माइनस प्लस बोर्ड मास वाले, तो अगर उनको भी कर लिया तो आपका जो बैंकिंग का प्री है वो क्वालिफाई हो सकता है। मैंने एसएससी बैंकिंग दोनों दिए हैं एंड दोनों ही क्लियर हुए हैं मुझसे, तो मैं आपको ये बात बता सकती हूँ। ठीक है, तो जरूरी है कि मैथ्स आ रहा है तो ये जानो कि कैसा पैटर्न है उसका, कैसे पूछा जा रहा है, प्री में कैसे पूछा जा रहा है और मेंस में कैसे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि हमें मैथ्स पढ़ना है एंड ऐसे पढ़ना है। अगर आप एग्जाम पैटर्न बिना समझे पढ़ रहे हो तो मैं बोल रही हूं ना कि आपको ईयर्स लग जाएंगी, बट आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इस तरीके की फ्रस्ट्रेशन आपको होने वाली है आफ्टर सम टाइम। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जाम पैटर्न को आप समझो। ठीक है, कि कैसे पूछा जा रहा है। सेकेंड ये है कि आपने क्या है, हमें स्टार्टिंग में ना बहुत ज्यादा जोश होता है, बहुत ज्यादा हम एंथुजियाज्म होते हैं, है ना। तो क्या है ये प्रॉब्लम, हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। बस जरूरी है कि आप एक सही स्ट्रेटेजी बनाओ कि आपको कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, अगर आप विदाउट स्ट्रेटेजी आगे बढ़ रहे हो तो समझो कि आप किसी डायरेक्शन में नहीं हो, आप किसी भी डायरेक्शन में नहीं हो, आप तो बस मेहनत कर रहे हो। ये जरूरी है देखो कि आप कैसे मेहनत करो, ये बहुत जरूरी है। मेहनत करना जरूरी नहीं है, वो तो जरूरी है, लेकिन कैसे करना है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे आप पहले चेक करो कि किस टॉपिक का क्या वेटेज है। वेटेज हमें पता होना चाहिए। जैसे इंग्लिश में बात करें तो आरसी एंड क्लोज टेस्ट का वेटेज 5 मार्क्स का है ना, मेंस में और ज्यादा हो जाता है। तो समझो कि इसका वेटेज ज्यादा है तो इस पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर हम ये फिनिश कर लेते हैं तो हमारे 5 मार्क्स पूरे पक्के हो गए, है ना। वेटेज में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे ईजी होते हैं जिन पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे लेकिन आउटपुट वो हमें ज्यादा देंगे। जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग इंसान हल्के में ले लेते हैं एस्पायरेंट। इनिशियली तो धीरे धीरे देखो 50% रीजनिंग तो आसान होती है, लेकिन 50% में आपको कुछ टैक्टिक्स टेक्निक्स लगती हैं। बट अगर आप उसको हल्के में ले लेते हो ना तो काम बिगड़ जाता है। तो अगर आपको रीजनिंग इजी लग रही है तो ये जरूरी है कि आप उसको पहले ही फिनिश कर लो, तो कम से कम आपके 50 मार्क्स तो पक्के हो गए। 50 मार्क्स तो पक्के हो गए, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ। ये जरूरी नहीं है कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हो, क्या कवर कर पा रहे हो ये जरूरी। टाइमलाइन सेट करो कि मुझे 1 मंथ में इतने टॉपिक्स कवर करने हैं, कुछ भी हो जाए। तो विदाउट टाइमलाइन अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला है। एक गोल सेट करो, है ना। आपका एक अल्टीमेट गोल है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन उससे पहले भी आपको बहुत सारे गोल सेट करने पड़ेंगे, जिसमें ये होगा कि आज मुझे ये टॉपिक कवर करना है, कल मुझे ये टॉपिक कवर करना है। जब आप सही स्ट्रेटेजी विद टाइमलाइन बनाओगे तब जाके काम आपका होगा। ठीक है, देखो, हमें क्या लगता है कि हम नए नए एस्पायरेंट्स हैं तो हमें लगता है कि हम याद कर लें, तो आपको लगता है कि ये भी याद कर लें, वो भी याद कर लें, ये भी हो जाए और सारा कर लें।
तो इसमें ही टाइम निकल जाता है। आप प्रैक्टिस एंड रिवीजन को हल्के में ले लेते हो। देखो कुछ भी नया लर्न कर रहे हो अच्छी बात है, बट उसके टू स्टेप्स और भी होते हैं जो कि प्रैक्टिस एंड रिवीजन होता है। आप ये मान के चलो कि अगर आप प्रैक्टिस में कोई भी कमी कर रहे हो तो आपने कितने अच्छे से लर्न किया है ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा। मुझसे आज लिख के ले लो, अगर आप नया लर्न ही कर रहे हो एंड प्रैक्टिस में कमी कर रहे हो तो समझना कि आपने याद ही नहीं किया, कुछ टाइम बाद आप भूल जाओगे। तो जरूरी है कि प्रैक्टिस पे लर्निंग से ज्यादा ध्यान दिया जाए। अगर आपने उसका कुछ नया लर्न अगर आपने 2 डेज में किया है तो मेक श्योर आप उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करो, 4 डेज तो एटलीस्ट करो, एंड देन टाइम टू टाइम उसका रिवीजन करते रहो। 7 डेज आपको एकदम याद ही नहीं करना होता है नया नया, है ना। आप अगर 5 टॉपिक्स ही कवर कर पा रहे हो तो मेक श्योर उसकी प्रैक्टिस एंड रिवीजन बहुत अच्छे से हुई है, तब जाके आप किसी भी टॉपिक को थोरोली कवर कर पाओगे, ऐसा माना जाएगा, है ना। तो प्रैक्टिस एंड रिवीजन इन स्टेप्स को मिस मत करो, वरना आपका सिलेक्शन मिस होने से कोई रोक ही नहीं सकता। जरूरी है बहुत ज्यादा कि प्रैक्टिस एंड रिवीजन पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दो। जब हम प्रैक्टिस एंड रिवीजन कर लेते हैं ना तो हमें क्या लगता है कि हम मॉक टेस्ट दें। तो मॉक टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हमने मॉक टेस्ट दिया अपना, फिर हमारे अच्छे मार्क्स आए तो वी आर वेरी लाइक इन गुड सिचुएशन, है ना, हम एक अच्छे जोन में चले गए। एंड बुरे आए तो हमारा मूड एकदम स्पॉइल हो गया और 1-2 दिन तो हमारा पढ़ने का मन भी नहीं, एटलीस्ट 2-3 घंटे तो हमारा मन नहीं लगेगा। तो देखो मॉक टेस्ट देने तक बात खत्म नहीं होती है, मॉक एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। अच्छे आए फिर भी करो, बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स कि आपने एरर वाले क्वेश्चंस में तुक्के से कुछ लगा दिया है ना। मैथ्स में तुक्के से आपका आंसर आ गया है, देखो एक बार तुक्के से आ जाएगा, दूसरी बार गैसिंग चल जाएगी, है ना, बट बार बार एग्जाम हॉल में जरूरी नहीं है कि आपकी सही गैस हो क्वेश्चन, आप सही से आंसर आप ऑप्ट कर पाओ, है ना। तो जरूरी है कि अगर आपके अच्छे मार्क्स भी आए हैं फिर भी आप एक एनालिसिस करो एंड एक नोटबुक अलग से बनाओ जिसमें आपको क्वेश्चंस नहीं आए हैं उनको नोट करो, क्या नया सीख रहे हो आप मॉक में उसको नोट करो, और एनालिसिस तो करो ही ध्यान से। बिकॉज क्या होता है जब आप मॉक एनालिसिस करते हो तो आपको समझ में आता है कि अच्छा इसको लर्न भी किया, प्रैक्टिस भी किया, रिवीजन भी किया, फिर भी इसमें मिस्टेक हो गई, ऐसे कैसे, ऐसा कौन सा पॉइंट मिस किया, वो कैसे पता पड़ेगा, वो ना प्रैक्टिस से पता पड़ेगा, ना रिवीजन से, ना लर्न से, वो जब आप मॉक एनालिसिस करोगे तब पता पड़ने वाला है ना। तो बहुत ज्यादा जरूरी है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स, ओके। तो जरूरी है कि आप इस पे ध्यान दो, मॉक एनालिसिस बहुत अच्छे से करो। 15 मिनट्स में ये टोटल आप दे रहे हो तो 1 आवर में आपका मॉक हो जाएगा, बट अगर आपको 2 आवर्स पे एनालिसिस में हो रहे हैं तो डेफिनेटली दो, आपको देखना है ये बहुत अच्छा आउटपुट देगा, ये बहुत अच्छी हैबिट होती है। अगर आप अपनी लाइफ में इसको एडेप्ट कर लोगे तो समझ लेना कि आपका काम बनने लगेगा। ये सारी चीजें जब आप मिस कर देते हो ना तो किसी एस्पायरेंट को बहुत ही ज्यादा टाइम लगने लगता है, और उसको रिजल्ट मिले ना मिले इसकी भी कोई गारंटी ज्यादा रहती नहीं है, ओके। व्हेन आई डिसाइडेड तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, एक प्रॉपर उसके साथ एनालिसिस, तो फिर CSIR दिया तो ये हो गया, CPO हुआ तो वो हो गया, बैंकिंग भी किए, है ना। तो ऐसे काम बनता रहा। फिर हम बात करते हैं कि जब आप सोच रहे हो प्रिपरेशन तो इसको इस टीचर से ही पढ़ लूँ, उस टीचर से ही पढ़ लूँ, देखो एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक टॉपिक आप अलग अलग टीचर से पढ़ सकते हो, लेकिन एक ही टॉपिक के अंदर 4-4 टीचर से पढ़ोगे एंड देन उनसे तो फिर होगा क्या कि आपने 4 टीचर से तो पढ़ लिया, बट यहाँ प्रॉब्लम होती है एग्जाम के टाइम पे कि कौन सा टॉपिक किस टीचर से पढ़ाता है। या तो आप इसको मेंशन करके रखो, ये तो फिर भी ठीक है कि अलग अलग टीचर से पढ़ लिया, लेकिन जब आप 10 बुक्स आपने ले ली इंग्लिश की, आपके पास अलग अलग टीचर्स की अलग अलग बुक्स हो गई, देखो इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, बट मेक श्योर आपके पास बहुत कम सोर्सेज हो और बहुत अच्छे सोर्सेज हो, ठीक है, समझ आ रहा है। बिकॉज अभी तो आप प्रैक्टिस कर लोगे, लर्न कर लोगे, लेकिन जब एग्जाम टाइम आएगा ना, जब एग्जाम टाइम आएगा बैंड तो वहां बजती है, बिकॉज हमें ध्यान ही नहीं है कि हमने कहाँ से याद किया था, कहाँ से प्रैक्टिस की थी, अब कौन सा रिवीजन करो। वो प्रॉब्लम होती है रिवीजन की, जब वो 10 डेज होते हैं ना तब फ्रस्ट्रेशन होती है। तो मेक श्योर आपके पास बहुत कम हो, इस टीचर की पीडीएफ उस टीचर की पीडीएफ से नहीं पढ़नी है, एक प्रॉपर सोर्स बनाओ जिससे आप प्रैक्टिस करो और उसी से आप रिवीजन कर पाओ, बिकॉज जितने कम सोर्सेज होंगे उतने जल्दी रिवीजन होंगे। बिकॉज जब आप लास्ट मोमेंट पे रिवीजन नहीं कर पाते हो तो थ्रू आउट द ईयर आपने कितना भी हार्डवर्क किया हो, कितनी भी मेहनत की हो, कितने भी एफर्ट्स डाले हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर रिवीजन प्रॉपरली नहीं हो पाया है। और रिवीजन प्रॉपरली तभी हो पाएगा जब आपके सोर्स बहुत कम हो, क्रिस्प हो,
ओके बहुत सारी पीडीएफ्स कलेक्ट करके नहीं रखनी है, बहुत सारे बुक्स लेके नहीं रखनी है, इंग्लिश की 1 या 2 बुक, मैथ्स की 1 और 2 बुक, इतने करोगे उतना सफिशिएंट हो जाएगा, मान के चलना बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत सारे सोर्सेज, बहुत सारे टीचर्स फॉलो नहीं करने हैं एंड आज इस टीचर को स्विच कर लिया, आज उस टीचर को स्विच कर लिया, ऐसा नहीं करना है, ऐसे नहीं होता है सिलेक्शन, समझ जाओ। ठीक है, देखो मैं आपको बहुत सही बात बता रही हूँ, अगर आप इसको अपनी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन अगर ये 5 पॉइंट्स आपने दिमाग में रखोगे तो आप देखना आपको आउटपुट मिलेगा। मेरे वर्ड्स आप लिख के ले लो और फिर कमेंट्स में आके कह जाना। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, आप अपनी प्रिपरेशन में ये मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो एंड अगर कर रहे थे तो अभी बंद कर दो, अदरवाइज सिलेक्शन से धीरे 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 दूर होते जाओगे एंड दैट्स द थिंग आई डोंट वांट फॉर यू। ठीक है, सो यहाँ हम इंग्लिश पढ़ते हैं, अभी हमने ब्लैक बुक वोकेबलरी सीरीज स्टार्ट करी है, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो आपकी इंग्लिश में कहीं से भी कोई वोकेबलरी आउट नहीं होगी अगर आप उस सीरीज को फॉलो कर लोगे। एंड 100 ग्रामर रूल्स की भी सीरीज स्टार्ट हुई है, उसको फॉलो करो, थोड़े टाइम में आपके बहुत सारे ग्रामर रूल्स कवर हो जाएंगे। ओके, सो यू कैन गिव इट अ ट्राई एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन, नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।